गाइस वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन और ब्रैग्स लॉ सीखने वाले हैं कि क्या होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन और ब्रैग्स लॉ किस तरह से एप्लीकेबल होता है इस फिनोमिना में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे डिफ्रैक्शन समझते हैं क्या होता है कि नाम से ही समझ आ रहा है कुछ डिफ्रैक्शन टाइप का वर्ड है। और एक्सरे से इसका हम क्या समझ रहे हैं, तो अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं तो अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज अ एक्सरे मशीन। ये एक एक्सरे मशीन है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बीच में आपका एक माउंट है जिसपे कि हम उसके एक माउंट रखा हुआ है और इधर उधर आपको दो इसमें एक हॉरिजॉन्टल जो आपको ये दिख रही हैं, ये क्या है, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, एक जो टिल्टेड आपकी कुछ मशीन्स टाइप की दिख रही है। तो ये एक जो मशीन आपको दिख रही है दिस इज एक्सआरडी मशीन, एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन। इसी को हम बेसिकली शॉर्ट में एक्सआरडी बोलते हैं। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है वो समझते हैं। इसका काम जो बेसिकली होता है वो ये है कि अगर मान लो हमारे पास एक सब्सट्रैक्ट है, मान लो कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में कोई भी मान लो कॉपर का एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो हम करते क्या है, कॉपर के सब्सटेंस में हम एक्सरे गिराते हैं। एक्सरे क्यों गिराते हैं इसका भी पर्टिकुलर रीजन है, इसको भी समझते हैं। तो हम एक्सरे गिराते हैं और उससे डिफ्रैक्टेड जो लाइट होती है, ठीक है ना, उस लाइट की इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट बेसिकली हम खुद नहीं लिखेंगे, ये इसी मशीन के साथ में एक कंप्यूटर लगा होता है जो ये सारा कैलकुलेशन करता है और एक ग्राफ प्लॉट करके देख देता है। वो ग्राफ ये बताता है कि किस जगह पर आपको ये जो दिख रहे हैं, तो इधर से जब इस पर एक्सरे गिराई जाती है तो जो दूसरी वाली मशीन लगी हुई है, दूसरी वाली मशीन क्या करती है कि जो आपकी जो वापस जाने वाली लाइट होती है, डिफ्रैक्टेड लाइट होती है, उसको ये कैप्चर करती है। और कैप्चर करके ये बताती, ये जो है मूवेबल होती है, ये जो होती है आपकी मूव इस तरह से मूव करती है, इस तरह से, ठीक है। जब इस तरह से मूव करती है तो मान लो इस एंगल पे भी ये है, ठीक है। तो अगर जब इस एंगल पे ये है तो जो इसमें इंटेंसिटी जा रही होगी, हो सकता है वो कुछ हो, मान लो कुछ एक पर्टिकुलर उसको क्वांटिटी मान ली। अब मान लो थोड़ा सा ऊपर उठी, इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ हो सकती है। मान लो ये इस तरह से ऊपर उठी, इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ दूसरी हो सकती है। तो इस तरह से अलग अलग एंगल्स पे इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करती है और इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करके ग्राफ प्लॉट किया जाता है। वो जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको कि ये जो है ये ग्राफ आपका इंटेंसिटी वर्सेस एंगल का ग्राफ है कि किस एंगल पे कितनी इंटेंसिटी मिल रही है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसको हम आगे सीखने वाले हैं आज डिटेल में। बात क्लियर? तो सेकेंडली अगर हम बात करें कि जो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल है, इसमें क्या था कि एक एक्सरे एक जो हमारे पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस पे हम एक्सरे गिरा रहे हैं, जो वापस लाइट जा रही है उस लाइट को हम एनालाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर, और उसको हम प्लॉट कर रहे हैं विद द एंगल, उस इंटेंसिटी को प्लॉट कर रहे हैं विद द एंगल। बात क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब इसकी हम, ये तो सिंपल आपका इंट्रोडक्शन था, अब समझते हैं कि हम किस तरह से इसकी एनालॉजी को समझ सकते हैं ऑन द बोर्ड। तो अब चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो अभी तक आपने ये देखा कि एक्सआरडी मशीन क्या होती है और इसका यूज क्या होता है पर्टिकुलर। अब हम इसकी एनालॉजी को समझते हैं कि एक्चुअल में ये काम किस तरह से करती है, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमारे पास ये क्रिस्टल दिया हुआ है, ठीक। इस क्रिस्टल पे जब एक्सरे गिराई जाती है तो मान लो इस तरह से वापस जा रही है, कुछ टकरा टकरो के इधर उधर से लड़ के वापस जा रही। क्यों, किस तरह से वापस जा रही है, अभी इसको समझेंगे हम एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि ये एक्सरे ही क्यों यूज करी जाती है, क्यों ये एक्सरे यूज होती है। अगर आप ध्यान से सोचें तो जो एटम होता है, अगर अपन एटम की बात करें तो ये मान लो एक एटम है, और एटम का जो साइज होता है, जब आप पढ़ेंगे कि जो एटम की जो रेडियस होती है, आपने न्यूक्लियर में पढ़ा होगा या आपने एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो एटम की जो रेडियस होती है वो अबाउट 10⁻⁻10 मीटर के आसपास की होती है। ये बात आप जानते हैं, ये इसकी रेडियस होती है, ठीक भाई। दूसरी चीज क्या है, अगर सोचो हम लाइट की बात करें, यानी विजिबल लाइट की बात करें, तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁷ मीटर की होती है। ये भी बात पता है आपको। तो अगर आप खुद सोचो, अगर हमें किसी भी वेव का डिफ्रैक्शन कराना है तो डिफ्रैक्शन कराने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो लाइट की वेवलेंथ है वो जो भी हमारी स्लिट होती है, याद है ना, स्लिट से हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ते थे, तो स्लिट के ऑर्डर की होनी चाहिए। जो स्लिट की विड्थ है या जो भी हमारा जो भी हम ऑब्स्टिकल पढ़ रहे हैं उस ऑब्स्टिकल के जो विड्थ है उसके ऑर्डर की होनी चाहिए। तो बट इसमें ये ऑर्डर मैच कर नहीं रहा। तो लेकिन अगर हम बात करें जो एक्सरे होती है,
जो एक्सरे है, एक्सरे की वेवलेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर के अबाउट। इस वजह से हम इसमें एक्सरे यूज करते हैं, ना कि विजिबल लाइट। यहां तक बात क्लियर है। अब इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये जो हमारा ऑब्स्टिकल था, या जो हमारा सॉरी क्रिस्टल था, ठीक है, मान लो इस तरह से इसमें ये एटम्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि मान लो कि कोई एक लाइट आई, एक्सरे आई, और एक्सरे इस एटम पे टकराया और इस तरह से वापस चला गया, ठीक है। मान लो कोई एक दूसरी एक्सरे आई और वो इस एटम पे टकराई और इस तरह से वापस चली गई। बात क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि ये हमारा एक प्लेन की तरह दिख रहा होगा आपको। ये जो है हमारा एक प्लेन, इस तरह से, इस तरह से प्लेन बन रहा है, ठीक भाई। देखो प्लेन जरूरी नहीं आपके इसी तरह से बन सकता है, प्लेन आपके ये भी, हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम प्लेन किस तरह, ये देखो अब होता है ना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब पढ़ते हैं तो देखने का नजरिया होता है हमारा। सिंपली ये है कि हम प्लेन्स को अगर इस तरह से इमेजिन करेंगे तो हम इस तरह से समझ आएंगे। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि प्लेन्स हमारे इस तरह से, ठीक भाई। दूसरी चीज क्या है, आपको लग रहा होगा कि ये लाइट यहाँ से गिरी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, यहाँ से होगी और रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक भाई। ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, इसको भी अपन सॉल्व करने वाले हैं। दूसरी चीज क्या होती है, जब ये दो एक्सरे आई हैं, ध्यान से देखो इनके बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस है। ये जो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो, इस पे ये परपेंडिकुलर डाला, इधर से इस पे परपेंडिकुलर डाला, इस तरह से डाला। ध्यान से देखो तो ये जो लेंथ है, ये प्लस ये, इतनी लेंथ जो हमारी ये वाली वेव थी या ये वाली जो रे थी, ये एक्स्ट्रा चली हुई है, ठीक है। कुछ नाम दे देते हैं, मान लो ये हमारा ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है। ये डी मान लो, ये ई मान लो, ये पी मान लो, ये क्यू मान लो, ये आर मान लो, ठीक भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो डी बी ई या डी बी प्लस बी ई, ये जो है एक्स्ट्रा पाथ है। अगर आप एक दूसरी चीज देखें तो ये दो प्लेन्स हैं और दो प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम इंटर एटॉमिक सेपरेशन बोलते हैं और इसको अपन स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कल ये पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक भाई। तो डी हो गया। अब दूसरी चीज, अगर ये डी है तो ये दूरी भी कितनी होगी, डी, ठीक है। ये दूरी भी हमारी कितनी होगी, डी, ठीक। अब हम करेंगे क्या, लेट अस सपोज ये एंगल हमारा आई है। अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई, ठीक है। मान लिया ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये आई आई बराबर है तो ये थीटा थीटा भी बराबर होंगे, ठीक। दूसरी चीज, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला कितना होगा, अगेन हमारा थीटा। बात क्लियर? सिमिलरली ये भी कितना होगा, थीटा, ठीक भाई। अगर ये थीटा तो आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, कौन वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये आपका 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये डी है, तो इसको निकाल सकते हो आप। यानी डीबी जो होगा, डीबी विल बी, सॉरी, डीबी विल बी, देखो ये डी है तो ये होगा, ये वाली होगी डी कॉस थीटा और ये वाली होगी डी साइन थीटा, तो ये होगा डी साइन थीटा, ठीक है। ये डी साइन थीटा, सिमिलरली ये भी डी साइन थीटा इज इक्वल टू बीई, ठीक भाई। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो अब ध्यान से देखो जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है वो क्या है, डी बी प्लस बीई। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी बी प्लस बीई, यानी डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, तो ये कितना हो गया, 2d साइन थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो जब हम इधर देख रहे हैं तो इधर हमको देखो, अगर लाइट आ रही है तो तुम्हें पता चल गया कि हाँ, मशीन को पता चल गया, जो आपने उधर देखा था कि जब उस टाइम पे जो डिटेक्टर लगा हुआ था, डिटेक्टर में आ रही लाइट, पता चल गया, ठीक भाई। जब लाइट नहीं आ रही है तो डिटेक्टर कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक। अब इधर मान लो डिटेक्टर लगा हुआ है, अब डिटेक्टर ने जैसे ही लाइट कैच करी तो होगा क्या, उसने एक पीक बना देता है वहां पे वो, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि लाइट हमको अगर मिल रही है तो इसका मतलब ये दोनों जो वेव्स हैं ये आपस में इंटरफेयर करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दैट मींस हमको यहाँ पर इंटेंसिटी मिलने वाली है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है उसकी कंडीशन क्या होती है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। बात क्लियर? या 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये होती है हमारी
कंडीशन कि यहाँ पर जो हमको मिल रहा है वो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या यहाँ पर हमको कुछ लाइट मिल रही है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो कंडीशन थी, ये जो थी कंडीशन, इसी को बोला जाता है ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ क्या है? ब्रैग्स लॉ सिंपली कुछ नहीं, यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ, यही आपका ब्रैग्स लॉ है कि 2d sin थीटा जो होगा वो एल लैम्डा के बराबर होगा, यानी जो पाथ डिफरेंस हो रहा होगा अगर वो एल लैम्डा के बराबर है तभी हमको यहाँ पर इंटेंसिटी मिलने वाली है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो एक बात अपन समझ चुके हैं कि जो डिफ्रैक्शन की कंडीशन आई है इसमें, सॉरी जो इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा, ये इसमें आ रही है और इसी को हमने क्या बोला है? ब्रैग्स लॉ। ठीक भाई, यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें देखी। एक चीज ये हुई कि एक्सरे आई, रिफ्लेक्शन होके यहां से एक तरह से चला गया, आपको लगा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, इस तरह से लाइट गई। दूसरी चीज, वो जो दोनों लाइट गई उन दोनों में इंटरफेरेंस हुआ जिसकी वजह से ये कंडीशन आई। यहां से देखना, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, कंडीशन इंटरफेरेंस की लगी, बोल क्या रहे हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन। क्या बोल रहे हैं अपन? एक्सरे डिफ्रैक्शन। ना समझ आ रही है? हमने क्या किया, एक तरह से हमको लगा इंटरफेरेंस हुआ है, सॉरी रिफ्लेक्शन हुआ है, कंडीशन हमने लगा दी इंटरफेरेंस की, बोल रहे हैं डिफ्रैक्शन। ये क्यों होता है इसको समझते हैं। बेसिकली जो हमने देखा था यहाँ पर जो एटम्स से ये जो टकरा के लाइट गई थी, एक्चुअल में ये हमारा रिफ्लेक्शन नहीं, ये हमारा डिफ्रैक्शन था। बात समझ आ रही है? ये किस तरह से होता है? आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में जानते होंगे। ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होती है एक, लेट मी शो यू। तो दिस इज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, अगर आपको सही से विजिबल हो रहा हो तो दिस इज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यूज क्या होता है कि जब भी हम इस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो ये उस लाइट का डिफ्रैक्शन कराती है। इसमें ये जो आपको कांच की सतह दिख रही होगी, इस कांच की सतह में क्या होता है कि पर इंचेस में 15,000 लाइनें, अगर आप ने एक्सपेरिमेंट अपने लेबोरेटरी में किया होगा तो आपने इसको जरूर देखा होगा। तो इसमें जो है पर इंचेस में 15,000 लाइंस होती हैं। आपको लग रहा होगा ना ये तो इम्पॉसिबल सा काम है, तो एक तरह से ये बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही जटिल काम है, तो इसको बहुत बारीकी से करना पड़ता है। तो ये 15,000 लाइंस वाली है, तो ये लगभग आपकी 1.5-2 इंच की है, तो इसमें 30,000 के आसपास लाइंस होंगी। ठीक है, अब जब आप इसका रिफ्लेक्शन, सॉरी इससे आप एक्सपेरिमेंट करते हो और इस पे आप लाइट डालते हो तो उसमें जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको देखने को मिलता है। वो किस तरह का होता है, लेट मी शो यू। तो अभी मैंने लाइट्स को थोड़ा सा कम कर दिया और मैं अभी लाइट्स को बिल्कुल ऑफ करने वाला हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें से जो डिफ्रैक्शन होता है वो पैटर्न किस तरह का दिखता है। अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो आप यहां से देखने का प्रयास करें। तो लेट मी स्विच ऑफ द लाइट्स। तो आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो अब मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। तो मेरे हाथ में एक लेजर लाइट है, आपको बोर्ड पे ये लेजर लाइट दिख रही होगी, ये जिस आपको ये लाइट दिख रही है मेरी लेजर लाइट है, और इसके रास्ते में अब मैं इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को रखने वाला हूं। ध्यान से देखना, ये देखो, आई होप आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा। तो ये जो पैटर्न है ये पैटर्न डिफ्रैक्शन पैटर्न है, दिख रहा है? लेट मी शो इट टू क्लियर टू यू। तो ये आपको जो पैटर्न दिख रहा होगा दिस इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, और इस पैटर्न में आप देखो तो आपको अलग अलग तरह के स्पॉट्स दिख रहे होंगे, लेकिन अगर मैं इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को उसकी रास्ते से हटा दूं तो ये केवल आपको एक लाइट दिख रही होगी। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से देखें तो लाइट जो है, लाइट जो का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा। अगर आप देख पा रहे हो लाइट बीम्स को, तो लाइट के कुछ पार्ट जो होंगे रिफ्लेक्ट होकर आपके कैमरे पर, आपकी जो स्क्रीन होगी उस पर भी आ रहे होंगे शायद, मेरे ख्याल से। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकलता है, अब इसको समझते हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने दिमाग में जरूर रखना। तो एक चीज हम ये समझ गए हैं कि जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे जब हम लाइट बीम गिराते हैं तो लाइट बीम का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, फिर भी हम इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन का इन द सेंस मेरा मतलब क्या है कि जो उसमें लाइंस होती हैं, लाइंस पर ये जो बीम जाके टकराती है और टकराने के बाद ये अपना रास्ता बदल लेती है। बट रिफ्लेक्शन में क्या होता था, जो रिफ्लेक्शन हमारा फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, एक प्लेन सरफेस पर लाइट गिरती है और वहां से टकराने के बाद ये मोस्टली हमारी वापस चली जाती है। और डिफ्रैक्शन क्या है,
टकरा के ये मुड़ जाती है सिर्फ। तो जो एटम से लाइट टकराती है, यहाँ पे जो फिनोमिना होता है वो हमारा डिफ्रैक्शन ही होता है। इसी वजह से आपको लग रहा है एक तरह से कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। सिमिलरली जो हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, इसको कुछ लोग जो हमारी डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं, रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है और डिफ्रैक्शन भी एक तरह से हो रहा होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कि डिफ्रैक्शन, सॉरी ये हमारा जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन है। बात क्लियर। दूसरी चीज, जब आपने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देखी तो हो क्या रहा था, हमारे कुछ इस तरह की ग्रेटिंग थी, इसमें हमारी लाइंस थी। तो एक्चुअल में क्या होता था कि मान लो ये लाइट यहाँ पर एक लाइट की एक जो पार्ट है वो यहाँ पर गिरा और यहाँ से ही मुड़ा, ठीक है, कुछ मान लो ये इस तरह से मुड़ा, तो इस पे भी गिर रहा है, इस तरह से मुड़ा, इस तरह से मुड़ मुड़ के जो ये बाद में लाइट्स जा रही हैं, ये लाइट्स आपस में इंटरफेरेंस करती हैं, और इंटरफेरेंस के बाद जब ये मिलती हैं तो ये वो पैटर्न जो अभी आपने बोर्ड पर देखा था वो बनाती है। बात क्लियर है। तो सिमिलर फिनोमिना हमारा यहां पर होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, सॉरी एक्सरे डिफ्रैक्शन। बात क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे। तो यहां तक की बातें आपको शायद समझ आ गई होंगी। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इसको अगर हम अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स पे दोहराते हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। उससे पहले आपको एक चीज बताना जरूरी है कि एक हम एक्सप्रेशन यहां पर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर या स्ट्रक्चर फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, कहीं कहीं पर आपको ये स्ट्रक्चर फैक्टर के नाम से दिखेगा, और स्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस तरह से लिखते हैं कि फॉर्म फैक्टर F इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्सपोनेंशियल 2 पाई आई, ये आयोटा वाला आई है, इंटू एक्स एच प्लस वाई के प्लस जेड एल। ये होता है हमारा फॉर्म फैक्टर या स्ट्रक्चर फैक्टर। ये एक्चुअल में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसको समझते हैं। ये जो फॉर्म फैक्टर है, आपने देखा कि लाइट आई, टकराई, वापस गई, तो जो वापस जाने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड किस तरह से चेंज होता है मिलर इंडिसेस के चेंज होने पर, वो ये फॉर्म फैक्टर बताता है। यहाँ पे एच के एल क्या है? मिलर इंडिसेस हैं, ये तो आप जानते हैं। एच के एल ये क्या है? हमारे मिलर इंडिसेस, ठीक है। और एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड क्या है? हमारे डिफरेंट ओरिजिन्स। डिफरेंट ओरिजिन्स क्या है इसको भी समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस फॉर्म फैक्टर का यूज क्या है इसको अपन समझते हैं। तो ये जो फॉर्म फैक्टर था, इसको हम समझने के लिए अलग अलग जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, इसमें किस तरह से समझेंगे इसको देखते हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास सिंपल क्यूबिक लैटिस दिया हुआ है। ये आपका क्या है? सिंपल क्यूबिक। इस तरह से, इस तरह से सिंपल क्यूबिक होता है। इसको इसमें हम एटम्स को प्लेस कर देते हैं। अब देखो, सिंपल क्यूबिक में जब हम ओरिजिन अपना डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखो, ओरिजिन अपना सॉरी इस पॉइंट को डिफाइन करते हैं। ये हमारा क्या था? ओरिजिन। इधर हमारा एक्स, इधर वाई, इधर जेड। तो सिंपल क्यूबिक के केस में जो ओरिजिन होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, जो कि हमारा 0 0 0 पर होता है। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू क्या हमारी 0, 0, 0, ठीक है। ये बात किसी कर रहे हैं? सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक के केस में अगर अपन फॉर्म फैक्टर लिखें तो फॉर्म फैक्टर जो आएगा दैट विल बी, और एक चीज ध्यान रखना, ये जो एफ आई है, इस एफ आई को हम किस तरह से करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले समेशन, देखो जो एफ आई होता है वो क्यूबिक के केस में एफ आई जो होता है वो सारे के सारे सेम होंगे, यानी कोई भी हमारी जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होती। तो सिंपल हमारा क्या है? एफ। तो इसको हम एफ को कर लेंगे अलग, समेशन ऑफ एफ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 2 पाई आई, ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई जेड तीनों क्या है? 0। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? सिंपल 0। तो ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल 0। एक्सपोनेंशियल 0 का मतलब 1। तो यानी कितना आ गया? एफ इज इक्वल टू सिंपली एफ। फॉर्म फैक्टर हमारा कितना आ गया? एफ। इसका क्या मतलब है?
जो हमारा बेसिकली जो लाइट होती है, या जो लाइट हमारी जो डिफ्रैक्शन वाली लाइट होती है, उस लाइट का जो एम्पलीट्यूड होता है, उस लाइट का एम्पलीट्यूड जो होता है वो एफ के प्रपोर्शन में होता है। जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है इसके प्रपोर्शनल होता है। दूसरी चीज क्या होती है, जो इंटेंसिटी होती है वो ए स्क्वायर के प्रपोर्शन में होती है, यानी इंटेंसिटी एफ स्क्वायर के प्रपोर्शन में होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सिंपली फॉर्म फैक्टर है वो एक कांस्टेंट आ रहा है, और वो जो है, इसका मतलब जो है इंटेंसिटी जो होगी इसमें, इंटेंसिटी की वैल्यू एफ स्क्वायर के प्रपोर्शन में होगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारी इंटेंसिटी है, यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी या हमारी जो डिफ्रैक्टेड लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है, दैट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन अ कांस्टेंट, यानी वो हमारी एच के एल पे डिपेंड नहीं करती है। एच के एल क्या, हमारे मिरर इंडाइसेस, यानी जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी थी, क्या बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी थी, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ एच के एल पे एक कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है किसी भी प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो जो रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। ये नहीं हो रहा कि इस प्लेन से हो रहा है तो रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी अलग होगी, यहां से अलग होगी, यहां से, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे प्लेन से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है सारी की सारी इंटेंसिटी सेम होती है। इससे हमारा क्या रिजल्ट मिला कि इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, वही आपकी डिफ्लेक्टेड है, इसको मैं रिफ्लेक्टेड सिंपली बोल देते हैं समझने के लिए, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कांस्टेंट। बात क्लियर? तो ये था हमारा सिंपल क्यूबिक के केस में फॉर्म फैक्टर। बात क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। तो अभी तक जो हमने बात करी वो कर ली सिंपल क्यूबिक के लिए। अब अगर हम बात करें हमारे बीसीसी क्रिस्टल के लिए, तो बीसीसी क्रिस्टल के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो, तो जल्दी करते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। बीसीसी क्रिस्टल में जो एटम्स प्लेस होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है, ये सेंटर पे होगा। अब ध्यान से देखो, बीसीसी क्रिस्टल को देखने का नजरिया दो हो सकता है, एक हम कॉर्नर पर बैठ के देखें, एक हम इस जो मिड वाले पॉइंट है यहां पर बैठ के देख सकते हैं। तो यहां पर जो हम ओरिजिन डिफाइन करते हैं वो दो डिफाइन करते हैं, एक ओरिजिन मतलब 0 0 0, एक होता है हाफ, भाई इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं, हाफ हाफ हाफ, बिल्कुल मिड में रखा होता है, ठीक है। तो यहां पर ओरिजिन दो हो सकते हैं, यानी फॉर्म फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्म फैक्टर जो आ जाएगा दैट विल बी एफ इंटू एक्सपोनेंशियल, अगर हम 0 0 0 से वहां पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल 2 पाई आई इंटू 0, यानी तो हमारा 1 हो जाएगा सिंपली। पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1, इसको एफ बार कर लो सिंपल, प्लस एक्सपोनेंशियल इंटू 2 पाई आई इंटू एच के एल, जब हाफ हाफ रखेंगे तो हाफ बाहर निकालो, यानी एच प्लस के प्लस एल, ठीक है, 2 से 2 कैंसल आउट। ये क्या आ गया, ये हमारा हो गया 1, यानी इसकी वैल्यू हो गई f1 प्लस एक्सपोनेंशियल पाई आई इंटू एच प्लस के प्लस एल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर हमारी +1 आएगी तो ये जो पूरी क्वांटिटी होगी ये हमारी 2f आ जाएगी, बट अगर ये वैल्यू -1 आएगी तो पूरी की पूरी क्वांटिटी जो होगी वो हमारी 0 हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एक्सपोनेंशियल या e की पावर, जब आप पढ़ते हो e की पावर n पाई i जो होता है, इसकी वैल्यू -1 की पावर n के बराबर होती है, या आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो अगर n की वैल्यू हमारी इवन है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी +1, और n की वैल्यू अगर ऑड है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -1। उसी तरह से यहां पर देखो कि अगर h प्लस k प्लस l की वैल्यू इवन आ रही है तो ये जो पूरी क्वांटिटी आएगी +1 हो जाएगी, यानी f की वैल्यू क्या आ जाएगी 2f के बराबर, और इंटेंसिटी जो आएगी हमारी 4f स्क्वायर के प्रपोर्शन में आ जाएगी, यानी फुल इंटेंसिटी मिलेगी हमको। दूसरी चीज, अगर h प्लस k प्लस l की वैल्यू ऑड आ रही है तो जो f आएगा वो हमारा 0 आएगा, यानी इंटेंसिटी जो आएगी वो हमारी 0 आएगी। इसका मतलब क्या है, अगर हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट उन प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है जिनकी की मिलर इंडिसेस का समेशन इवन आ रहा है तो वहां पे लाइट की हमको इंटेंसिटी 4f स्क्वायर के प्रोपोर्शन मिलेगी। बट अगर लाइट उन प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है जिनकी जो मिलर इंडिसेस हैं वो उनका समेशन ऑड है तो वहां पर जो हमको रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी हमको 0 मिलने वाली है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम 1 1 1 प्लेन की बात करें तो 1 1 प्लेन से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी इसका समेशन ऑड आ रहा है, यानी 0, यानी 1 1 प्लेन से जो अगर बीसीसी क्रिस्टल है 1 1 से रिफ्लेक्ट कराना है 1 1 से, तो हमें 0 इंटेंसिटी मिलने वाली है, यानी वहां पर जो पीक आएगी वो कुछ नहीं आएगी। अगर हम h प्लस के प्लस एल की वैल्यू इवन 2 1 1 1 की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है इवन समेशन का, यानी जो इंटेंसिटी आएगी 4f स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, ये यहाँ पर एक अच्छी सी पीक मिलेगी, ठीक है ना। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे।
तो ये बात हो गई हमारी बीसीसी क्रिस्टल की। अब हम बात करते हैं एफसीसी क्रिस्टल पे। तो ये बात हमने कर ली बीसीसी क्रिस्टल की। अब अगर अपन एफसीसी क्रिस्टल की बात करें तो एफसीसी क्रिस्टल में क्या होता है, ध्यान से देखो, ये हमारा एक एफसीसी क्रिस्टल है। इस तरह से जब हम एटम्स को प्लेस करते हैं तो कुछ इस तरह से प्लेस करते हैं, एक पीछे एक ऊपर, ये इस तरह से प्लेस करते हैं। अब ध्यान से देखो, हम इसमें जो ओरिजिन लेते हैं कुछ इस तरह से लिखते हैं। पहला ओरिजिन तो हम 0,0,0 पे लेते हैं, 0,0,0 ले लेते हैं। दूसरा ओरिजिन हम ये लिख सकते हैं, मतलब एक किसी, देखो हमारे पास इस तरह से क्यूब है, ये क्यूब है। अब हम या तो अपना मेन ओरिजिन जो कॉर्नर वाला वो ले सकते हैं, या इसके इस साइड पे एक फेस पे ले सकते हैं, फेस वाला। फेस देखो, या तो कॉर्नर लेंगे या फेस लेंगे, क्योंकि इसमें दो तरह के एटम्स होते हैं, कॉर्नर वाले दूसरे फेस वाले। बट फेस तीन तरह की है, एक इस तरह की फेस, एक इस तरह की फेस और एक इस तरह की फेस। तो एक एटम यहां पर लेंगे, एक एटम यहां पर लेंगे और एक एटम ऊपर लेंगे। यानी ये जो ऊपर वाला एटम होगा इसकी जो हमारी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर हम बनाना चाहें तो ये हमारा अगर x है, ये y है, ये z है। अब ध्यान से देखो, इसमें ऊपर वाला लेंगे, नीचे वाला लेंगे, क्योंकि इस पर हमें ज्यादा चलना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो ये ले लें चाहे ये ले लें, तो सरल करने के लिए नीचे वाला लेते हैं। अब उसी तरह से ये पीछे वाला ले लें चाहे आगे वाला ले लें, तो सरल हमारा पीछे वाला लगता है तो हम पीछे वाला ले लेंगे। अब उसी तरह से ये ले या ये ले लें, तो इसके हम ये वाला ले लेंगे। ठीक भाई, तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लिखें तो इसके कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखेंगे, एक्स और जेड में चला है हाफ, यानी हाफ 0 हाफ, एक ये कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा अगर हम नीचे वाले कोऑर्डिनेट लिखें तो नीचे वाले कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, ये हमारा एक्स और वाई में चला, यानी हाफ हाफ 0। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, इस पे अगर हम लिख, सॉरी इस पे नहीं, पीछे वाले पे, पीछे वाले को अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा चल रहा है वाई में और जेड में, पीछे वाले का थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, 3D में है। ठीक है, 0 हाफ हाफ, ये हमने लिखा है नीचे वाले का, यानी ये नीचे एक्स और वाई में चल रहा है, ये बीच वाला क्रिस्टल, सॉरी बीच वाला एटम। ये वाला जो है एक्स और जेड में चला तो इसमें एक्स और जेड में लिख दिया, और जो हमारा पीछे वाला सतह है, पीछे वाली सतह केवल वाई और जेड में है तो इसमें वाई और जेड में कर दिया। ठीक है, अब अगर अपन फॉर्म फैक्टर लिखेंगे तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो, समेशन ऑफ एफ, सॉरी एफ बाहर कर लो, समेशन कर लेते हैं अंदर, एक्सपोनेंशियल 2 पाई आई इंटू एच प्लस के प्लस एल जब करने वाले, सॉरी एक्स एच प्लस वाई के प्लस जेड एल करने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये रखते हैं इसमें ध्यान से देखो, एच तो 0 हो जाएगा और 2 बाहर कर लोगे तो सोचेगा के प्लस एल। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा हो गया खत्म, प्लस एक्सपोनेंशियल। सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरे वाले केस में, ये वाला ओरिजिन लेंगे तो इसमें हमारा एक्स और वाई वाला टर्म यानी एच और के वाला टर्म के वाला जाएगा, यानी पाई आई, एक्सपोनेंशियल पाई आई एच प्लस के। तो के एल हो गया, एच के हो गया, बचा क्या हमारा एच और एल। तीसरे में क्या जाएगा, एक्सपोनेंशियल पाई आई एच प्लस एल। ये होता है फॉर्म फैक्टर हमारा एससीसी के केस में। हम किसकी बात कर रहे हैं, एफसीसी की। ठीक भाई, अब ध्यान से देखो, कुछ छूट गया क्या, सॉरी 0,0,0 छूट गया, तो 0,0 वाले में क्या आ जाएगा, सिंपल 1। ठीक है ना, 0,0 पुट करेंगे। अब ध्यान से देखो हमारा क्या बन गया, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म है। ध्यान से देखो, अगर इसकी बात करें तो अगर के प्लस एल हमारा ऑड आ रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू -1 आएगी। उस तरह से ये अगर ऑड है तो ये पूरी वैल्यू -1, ये ऑड है तो ये पूरी वैल्यू -1, और उसी तरह से अगर दोनों इवन है तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी +1। ठीक भाई, इसको हम जस्टिफाई किस तरह से करते हैं, मान लो हमारे पास एच के एल इस तरह से दिए हुए, ठीक है, हम क्या मान लिए कि एच हमारा ऑड है। हम देखो क्लियरली अगर बात करें तो इसमें मान लिए कि 2 हमारे ऑड हैं और 1 इवन है। ठीक है, दूसरा केस क्या मान सकते हैं, 2 इवन है, 1 ऑड है। ठीक है, दूसरी चीज क्या मान सकते हैं, तीनों इवन है, और चौथी चीज क्या मान सकते हैं कि तीनों ऑड है। अब देखना ध्यान से, अगर 2 ऑड 1 इवन होगा, यानी अगर हम 2 ऑड 1 इवन जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो मान लो 2 ऑड 1 इवन है, इस तरह से इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी इवन। ठीक है, उसी तरह से अगर यहां बात करें 2 इवन है, 1 और कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, सॉरी यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, h प्लस के 2 ही चीज लेके चलनी। तो मान लो अगर ये हमारा 1 1 2 है, ध्यान से देखो h प्लस के की वैल्यू क्या आएगी, h प्लस के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 यानी इवन। k प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, k प्लस एल की वैल्यू आ जाएगी ऑड, और हमारी l प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो l प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी ऑड। इसका मतलब क्या है, अगर 2 ऑड 1 इवन है तो उसमें से 2 की जो समेशन आएंगे, यानी ये ऑड आएगा, यानी इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू +1, तो यानी 2 होंगे हमारे +1 और 2 होंगे हमारे -1 टोटल जो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जो f आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 0।
सिमिलरली अगर हमारे दो ऑड हैं, सॉरी दो इवन है और एक ऑड है, दो मतलब आप यहाँ इस तरह से एग्जांपल ले सकते हो, 2 1 1 सॉरी 2 2 1 कर लो, ठीक है, फिर आप सॉल्व करो, यानी इसमें जो फिर से जो आएगा एक उसमें इवन आएगा और दो ऑड आएंगे, तो फिर से हमारी जो इंटेंसिटी आएगी वो हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। बट अगर तीनों की तीनों आप इवन लेंगे, तीनों की तीनों आप इवन लेंगे या तीनों की तीनों आप ऑड लेंगे, तो जो उसमें H प्लस के प्लस एल और एल प्लस एच तीनों की वैल्यू जो आएगी वो इवन आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर तीनों ऑड हैं, यानी एच के एल अगर ऑड हैं या इवन है, सिंपली अगर बात करें तो अनमिक्स्ड है, या तो तीनों ऑड होंगे या तीनों इवन होंगे, तो जो एफ की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, 1 2 3 4 4f, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी आएगी वो हमारी क्या आएगी, 16f², यानी अच्छी खासी इंटेंसिटी मिल जाएगी। बट अगर हम बात करें कि अनमिक्स्ड है, यानी एच के एल जो है वो अनमिक्स्ड है, इसका मतलब दो ऑड या एक इवन दो इवन या एक ऑड अनमिक्स्ड है। तो अनमिक्स्ड है अगर, तो जो f आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 0। अगर f 0 आ जाएगा इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी कितनी होगी यहाँ पर, 0। इंटेंसिटी 0 हो गई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी हमको जो लाइट है वो नहीं मिलने वाली है। आई होप ये बातें आपको समझ आएंगी, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हैं, आपको जनरली इस तरह से बुक्स में नहीं मिलने वाली हैं। तो आपको अगर बात समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर वहाँ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी यूज़र आईडी आपको नीचे दिख रही होगी, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। बात क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरे डिफ्रैक्शन। अभी हम लोगों ने जो पीक्स बन रही थी उसकी बात नहीं करी, उसकी बात हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें करने वाले हैं। तो यहाँ तक आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है, और अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट में लिख देना या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।